हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 9 हिंदी की क्वेश्चन बैंक, जो कि 2021 एग्जाम के लिए बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। तो MP के जितने भी स्टूडेंट हैं और NCERT सिलेबस वाले जो भी स्टूडेंट हैं जरूर इस वीडियो को देखें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लें, यहाँ पे ये पाठ्यक्रम है जो आपका जो ब्लूप्रिंट आया था 9वीं क्लास का नया वाला जो रिड्यूस सिलेबस जारी किया गया था, उसमें देख लें किस तरीके से अंक विभाजन है। हर ब्लूप्रिंट को आप जरूर ध्यान से पढ़ लिया कीजिए बच्चों, क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आपके क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं। अगर आपने ब्लूप्रिंट को ध्यान से नहीं देखा तो आपको असुविधा हो जाती है। तो ये रहा ब्लूप्रिंट, इसमें देख लें लास्ट में कौन कौन से अध्याय छोड़ दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखें इकाई 7, 8, 9। ठीक है बच्चों, ये जो है ब्रिज कोर्स से रिलेटेड है टॉपिक। तो इसमें देखें सबसे पहले 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। ये लिखे निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव को पहचानना है। तो तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस बताना है बच्चों। तो ये हिंदी में तत्सम तद्भव तो आपको मालूम ही होगा क्या होते हैं। इनको यहाँ पे देखें दिखा दिया गया है और एक्सप्लेन कर दिया गया है क्या है तत्सम क्या है तद्भव। फिर दूसरा प्रश्न है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, फिर पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखना चाहिए, ये सब लिखे हैं। फिर चौथा प्रश्न देखिए संधि विच्छेद करने के लिए है। 5वां प्रश्न भी संधि विच्छेद करने के लिए कुछ शब्द दे दिए गए हैं। 6वां प्रश्न भी है पंक्तियों में अलंकार छांटना है। कूके लगी कोयले कंदनम पे बैठी केर। ठीक है बच्चों, ये देख लें आप 2 पर्यायवाची है, इन्हें शुद्ध करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। बच्चों वीडियो ज़्यादा लेंथी हो चुका है ऑलरेडी, लगभग 30 मिनट का, तो इसलिए वीडियो के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं मैं जल्दी जल्दी निकालते जा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर लीजिएगा। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य छांटने के लिए आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको 3 वर्ग बनाने हैं। अगला है मुहावरे और लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। तो जैसे अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है, एन मौके पर मना कर देना। जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अब पेट में चूहे कूदना, घोड़ धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, बंदर के जाने अदरक का स्वाद। और 9वां नंबर देखें किताबी कीड़ा होना। फिर 10वां है कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल का मतलब क्या होता है, दिन रात परिश्रम करना। जब देखो नंदलाल काम में ही करता रहता है, मानो वह कोल्हू का बैल हो। फिर प्रश्न दूसरा देखिए हेलन केलर की तरह, अगर आपने हेलन केलर नाम के जो आपके जो पार्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे जुड़े कुछ प्रश्न आएंगे। फिर देखिए अगला तीसरा प्रश्न कहानी बनानी है, वो आप बनाती बन जाएगी। चौथा प्रश्न है शब्दों का वाक्यों के रूप में प्रयोग करना है। 5वां है कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह पर हैं तो अपनी कल्पना को लिखना है। 6वां है कहानी निर्माण करने वाला, फिर से वही झील, पक्षी, पेड़ पौधे, तितली, बरसात, इससे आपको कोई भी कहानी बनानी है। बहुत ही आसान है बच्चों। 7वां देख लें जीव जंतुओं की विशेषता बतानी, कुत्ता की विशेषता क्या होती है, बिल्ली की, ये सारे। फिर है चारित्रिक विशेषताओं पर वाक्य बनाना है, गुस्सा, समझदार, दयालु, सहनशील, क्रूर। फिर नीचे दिए इनके मुहावरे बनाने, नाक कान, इस तरीके से जुड़े हुए। ठीक है बच्चों। अगला है प्रश्न 10वां अपनी सुबह से रात तक की दिनचर्या। फिर कल आपने कौन सा अच्छा काम किया, कल आपने कौन सा नया काम किया, क्या आपने कभी ऐसा काम किया जिससे आपको पछताना पड़े। तो इस टाइप से ये रहा बेटा ब्रिज कोर्स से रिलेटेड टॉपिक था। बहुत ईजी है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ब्रिज कोर्स एक्चुअल में MP बोर्ड के जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपका हिंदी का, अंग्रेजी का और गणित में, ये 3 सब्जेक्ट में आप लोगों को ब्रिज कोर्स की तैयारी करनी है, और उसी हिसाब से ये प्रश्न यहाँ पे डिजाइन किए गए थे। अब बारी आई पत्र लेखन की। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। खैर आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना, अनौपचारिक औपचारिक। आपको एक पत्र लेखन करने के लिए आएगा तो आपको देखें क्या है, श्रीमान लिखने पे 1 अंक मिलते हैं, विषय लिखने पे 1 अंक, फिर विनम्र लिखने के बाद ये पूरा टॉपिक लिखोगे इसमें 2 अंक, और लास्ट में धन्यवाद लिखने के बाद आप अपना नाम लिख दें, वहाँ पे 1 अंक है। इस तरीके से 5 अंक पूरे डिवाइड हैं। अब देखें एक पत्र है, क्या है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए। देख लीजिए आप बहुत अच्छे से, ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र है हिंदी का। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसको तैयार अवश्य कर लीजिएगा। फिर इसी के बाद ऐसा एक और पत्र आ सकता है, अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। शुरुआत में आप लिखेंगे बच्चों सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, फिर अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा बच्चों, फिर अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा, फिर विषय डालेंगे आप। विषय क्या है, जैसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र तो वहाँ स्थानांतरण 3 दिन है तो 3 दिन का अवकाश, फिर महोदय लिख के पूरा टॉपिक पूरा 10 का 10, लास्ट में अपना नाम डाल देना है, कक्षा डाल देना और दिनांक डाल देना। पूरा इसी पैटर्न पर लिखिएगा बच्चों, तो आपको 5 अंक पूरे मिल जाएंगे। बोर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर शुल्क मुक्ति के लिए भी आ सकता है, तो देख लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बहुत ही अच्छा है।
अब बारी आई अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, जैसे आप कलेक्टर महोदय को लिखें, बधाई पत्र लिख दें और आमंत्रण पत्र लिख दें विवाह समारोह से। तो इसमें भी देखें क्या है पूरा कैसे लिखने का, 5 अंक इसमें रहेंगे। आप शुरू में संबोधन जो डालेंगे पूज्य पूजनीय आदरणीय, उसमें 1 अंक है। फिर आपको संपूर्ण विषय वस्तु पर 2 अंक हैं और लास्ट में आपको अपना नाम लिख देना है और डेट डाल देनी है, उसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, 5 अंक हो गए। अब ये देखिए बधाई पत्र है एक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। बधाई पत्र आया है जो इसको लिखा हुआ है पूरा बहुत अच्छे तरीके से। इसमें ये जो PDF है इसमें बहुत अच्छे से आपको ये निबंधन आमंत्रण पत्र मिल गया है। फिर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखना है, तो इस तरीके से। तो फिर बारी आएगी बच्चों निबंध लेखन की। तो निबंध लेखन कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का, जिसमें 7 नंबर पे आपको निबंध और 3 नंबर का आएगा रूपरेखा बनाने के लिए। रूपरेखा क्या होती है ये देखिए, ये तो निबंध के प्रश्न हैं, कौन कौन से निबंध आ सकते हैं ये। अब देखें रूपरेखा कैसे लिखी जाती है, इस तरीके से रूपरेखा लिखी जाती है। ठीक है, जैसे मतलब 7-8 पॉइंट में आप जमा दो, ये है रूपरेखा का पूरा प्रारूप। बच्चों अच्छे से देख लें इसको, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने फटाफट इसको निकालने का प्रयास किया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी तैयारी कर सकते हैं आसानी से। अब बारी आती है हमारी कुछ अन्य टॉपिक्स की, जैसे अपठित गद्यांश, अपठित बोध। तो यहाँ देखिए कुछ गद्यांश आ जाएंगे, इन गद्यांश को आपको पढ़ना है बच्चों बहुत ही अच्छे ढंग से, और फिर गद्यांश को पढ़ करके इससे जुड़े जो भी प्रश्न उत्तर आएंगे उनको आपको हल करना है। जैसे कोई शीर्षक लिखने के लिए आ जाएगा, सारांश लिखने के लिए आ जाएगा, और भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखेंगे स्पीड में मैं निकालते जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक्चुअल में गद्यांश बहुत सारे होते हैं, पता नहीं कौन सा गद्यांश दे दें। गद्यांश को आपको कुछ नहीं करना, बहुत अच्छे से पढ़ें, उसका शीर्षक देखें और फिर उससे जो भी आपका सारांश बनता है वो आप सारांश लिख दें। ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। अब बारी और भी देख लें आप, बारी आई अब इकाई 2 गद्य खंड की। गद्य खंड में देखें कुछ सही विकल्प वाले प्रश्न उत्तर हैं, जैसे जानवरों में सबसे बुद्धिमान समझा जाने वाला प्राणी कौन सा है बच्चों, ये है कुत्ता, आपको मालूम होना चाहिए। फिर ऋषि मुनियों के गुण किस में पाए जाते हैं, गधे में, घोड़े में, बैल में या बंदर में, तो गधे में यहाँ पे इसका उत्तर होगा। फिर अड़ियल का क्या अर्थ होता है, डोंडा शब्द का अर्थ, कुची कुची शब्द का अर्थ, लासा में चाय में क्या डाला जाता है। फिर गद्य हमारी स्वाभाविक क्या होती है, अभिव्यक्ति, रचना, पद्य या व्याख्या। फिर एकांकी में कितने अंक होते हैं, 1, 3, 5 या 1 भी नहीं। तो बच्चों इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे, यही नीचे लिखे हुए हैं। फिर रिपोर्टाज शब्द क्या होता है, तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आए रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में भी देखें बाजू से पूरे उत्तर लिखे हैं, ध्यान से देखते जाइए, पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के बहुत अच्छे से तैयार कर लें बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। इस साल जो आपका MP बोर्ड का पेपर है इसी क्वेश्चन बैंक से बनाया जाने वाला है, तो आप इसमें से कुछ भी मिस ना करें, इसको बहुत अच्छे से देख लें। फिर सत्य सत्य देख लीजिए, पगड़े पतली रस्सी के थे रहे कि नहीं थे, तो इसका उत्तर है असत्य। ठीक है, नीचे आप देखें सबके उत्तर लिखे हैं, ये 16 सत्य असत्य आए हैं आपके लिए, उनके उत्तर नीचे लिखे हुए हैं। फिर आएगी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी देख लें, का खा से मैचिंग करनी है, जैसे लिखा है पहला कंजूर, फिर पोथियों, फिर पुस्तकों के भीतर होना, ये सारे हैं। प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, प्रेमचंद्र का नाम क्या था, उपन्यास कौन से हैं, ये सब तो आप देख लें। इसमें उत्तर यहाँ नीचे मिल गए हैं आपको। अब आए एक वाक्य में उत्तर कौन कौन से आ सकते, देख लें बहुत अच्छे से, स्पीड में निकलते जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चौथा देखें क्षैतिज का अर्थ क्या होता है, तो क्षैतिज का अर्थ जहाँ आसमान और धरती मिलते हैं। फिर 9वां प्रश्न देखें, अंग्रेजी शब्द रिपोर्टाज से क्या संबंध है, किसका संबंध है, मतलब रिपोर्टाज। ठीक है, रिपोर्ट से है संबंध। फिर है 12वां, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ, तो आधुनिक काल से। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र को। प्राचीन काल में किस कला का अभाव था, तो प्राचीन कला में मुद्रण कला का, मतलब कि प्रिंटिंग नहीं हो पाती थी तो हाथ से लिखते थे सभी लोग। अब 6वां प्रश्न देखें, 30 शब्दों में उत्तर देना है, 2 अंक के प्रश्न है। गाय ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी, गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी। फिर ये पूरा देख लें आप, बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर हैं। फिर आप यहाँ देखें, जैसे 6वां प्रश्न है, तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषता है। 8वां है, प्रातःकाल वातावरण कैसा दिखाई देता, तो प्रातःकाल वातावरण कैसा होता बेटा, पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बहती, ऐसा लगता अचानक कोई आएगा और बंसी बजाएगा जिससे सबके पांव थम जाएंगे। फिर है 11वां, लेखक परसाई जी प्रेमचंद्र को क्या सलाह दे रहे हैं, तो प्रेमचंद्र को परामर्श देते हुए लेखक क्या कहता है कि यदि फोटो खिंचवाना इतना आवश्यक है तो ढंग के जूते पहन लेते या फिर फोटो ही ना खिंचवाते। फिर 14वां देख लीजिए, प्रेमचंद्र की विडंबना क्या थी, तो उनकी विडंबना यह थी कि उनकी आर्थिक दशा जो थी बहुत कमजोर थी, वे परिवार का भरण पोषण बड़ी कठिनाई से करते थे, उनकी स्थिति का वेशभूषा, ये सारा कुछ वर्णन है बच्चों, ध्यान से देख लें। पूरे प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से तैयार करना है बच्चों, कुछ भी नहीं छोड़
छोड़ना, क्योंकि आप इसमें भी छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, मैं इसमें से भी कुछ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि थोड़ी मेहनत लगती है बच्चों। अभी आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं एमपी में। एमपी के जो भी स्टूडेंट हैं सारे बच्चे ध्यान से सुने, आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं। अभी कुछ कन्फर्मेशन तो नहीं हो रहा, पर फिर भी होने तो हैं, ये तो होंगे ही। और आप 15 अप्रैल से आपकी वार्षिक परीक्षाएं भी प्रारंभ हैं, तो उस संदर्भ में ये प्रश्न उत्तर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आप देखें इस पाठ के लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं। कौन सा पाठ है ये? लाशा की ओर वाला। फिर प्रेमचंद्र के जूते, पाठ में टीले, ये सारे प्रश्न देख लें। 5वां प्रश्न, 6वां प्रश्न, जितने भी आ रहे हैं सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से बच्चों तैयार कर लीजिएगा। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि 6वां है 2 बैलों की कथा का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। फिर 8वां है पाठ के आधार पर तिब्बत नमशे का चरित्र चित्रण करना है। 9वां है हिंदी गद्य विधाओं के नाम लिखकर संक्षेप में सभी को समझाना है। कौन कौन सी गद्य की विधाएं होती है, तो कौन सी? उपन्यास, कहानी, एकांकी, 3 यहाँ पे हैं। फिर 10वां प्रश्न है बच्चों, पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं? तो हम क्या क्या योगदान दे सकते हैं? सभी पशु पक्षियों की रक्षा करें, हम पेड़ पौधे लगाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, बहुत सारे हैं इसमें जो लिखे हैं। आप चाहें तो इसका भी उत्तर लिख सकते हैं। फिर है 11वां प्रश्न, कोरोना बीमारी से बचने के उपाय। तो ये तो कॉमन सा प्रश्न है, दिन भर कॉलर ट्यून में वही आता है। फिर 12वां है निबंध की परिभाषा, इसके प्रकार, उपन्यासकारों के नाम, कहानी उपन्यास में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रामेटिकल पोर्शन है बच्चों यहाँ पे। फिर 14वां है नाटक और एकांकी में अंतर। तो एकांकी जिसमें एक अंक होता तो वो एकांकी, और नाटक क्या है? अनेक अंकों से मिलकर बनता है बच्चों, ठीक है। एकांकी अब जब छोटी है तो उसकी कथा वस्तु छोटी होगी, नाटक की कथा वस्तु बड़ी होती, विस्तृत नाटक। अब एकांकी में पात्र की संख्या भी कम होगी, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होगी। फिर नाम लिखते हैं ना, दीप्तांग एकांकी और चंद्रगुप्त। फिर जीवनी आत्मकथा में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ग्रामर वाले पोर्शन जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जीवन परिचय, तो जीवन परिचय बेटा मुंशी प्रेमचंद्र जी का और हरिशंकर परसाई जी का, ये 2 जीवन परिचय बहुत 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 अच्छे से तैयार कर लें। सबसे पहले आपको रचनाएं लिखनी, फिर भाषा, फिर शैली और फिर साहित्य में स्थान, इतना ही बस वर्णन करना है आपको। 4 पॉइंट लिख दें आप जब भी आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आ जाए, चाहे वो फिर कवि परिचय हो चाहे लेखक परिचय हो। अच्छा, जीवन परिचय कैसे लिखते हैं बच्चों? तो इसके संदर्भ में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है कि जीवन परिचय कैसे लिखना है, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अभी आए थे जो गद्यांश वो अपठित गद्यांश थे, अब ये जो गद्यांश है बच्चों ये आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं, तो इसको भी वैसा ही करना है। इसमें कुछ कठिन शब्द ढूंढने, संदर्भ प्रसंग और फिर व्याख्या कर देना, और लास्ट में विशेष जरूर बताना है इसमें, ठीक है। और भी गद्यांश है यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से हैं गद्यांश, दूसरा गद्यांश, तीसरा, जितने भी हैं। अपठित गद्यांश तो बात की बात है, मगर ये पाठ्य पुस्तक के गद्यांश को जरूर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अपठित गद्यांश तो कुछ भी आ सकता है कहीं भी, मगर पाठ्य पुस्तक के गद्यांश से ये ही पूछे जाएंगे, केवल यही इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर पढ़ लें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि क्या इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, क्या यही प्रश्न आएंगे। तो बच्चों ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा A to Z, तभी आपके, क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता और सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। वो तो आपकी थोड़ी सी मदद हो जाती है मेरे वीडियोस के माध्यम से। तो आप लोग अगर आप कुछ अच्छे नंबर पाना चाहते तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी बच्चों एक्स्ट्रा मेहनत जरूर कर लिया कीजिए। जितना अच्छा पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है बच्चों। ये पूरे प्रश्न उत्तर खालिस्तान आ रहे हैं। फिर देखना सत्य असत्य। अब क्या है, अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। फिर इसकी सही जोड़ी देख लीजिएगा बेटा। ये जो वीडियो है लगभग 30 मिनट का है। इस 30 मिनट के वीडियो में पूरा A to Z एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आप लोगों को। A to Z एक्सप्लेनेशन मतलब कि ब्रिज कोर्स, आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, साथ में हिंदी ग्रामर का भी पूरा पोर्शन आपको यहाँ पे कवर अप करा दिया गया है इस एक वीडियो के माध्यम से। फिर आप देखें यहाँ पे लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा। फिर माटी कहाँ से लाती थी। फिर 7वां प्रश्न, माटी से प्राप्त आमदनी से माटी वाले ने क्या खरीदा। फिर 5वां देखें, अतिला उत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। पहला है एकांकी में प्रयुक्त एक प्रत्यय और एक उपसर्ग वाला शब्द खोजिए। तो लिखाई, विराम, ये कौन सी एकांकी है? जो आपकी एकांकी थी उसकी बात की जा रही है। अब रीढ़ की हड्डी एकांकी है तो उसी की बात चली रही होगी आपको। यहाँ पे प्रश्न तीसरा देख लें, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा A to Z। लक्षण, धोती जैसे तद्भव सद, मतलब तत्सम तद्भव यहाँ पे छांटना है।
ठीक है। एक्चुअल में तत्सम मतलब संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, तद्भव मतलब जो कि संस्कृत से हट के हिंदी में प्रयुक्त किए जाते, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप देख लें और भी हैं, ये प्रश्न उत्तर चल रहे हैं आपको। फिर 5वां प्रश्न देखिए, भूख मीठी कि भोजन मीठा, इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो भूख मीठी कि भोजन मीठा से अभिप्राय, भूखा व्यक्ति स्वाद की परवाह नहीं करता है ना, भूख लगती है तो हम टेस्ट थोड़ी देखते हैं, तो इसलिए भूख मीठी है ना कि भोजन मीठा। अब यहाँ पे अगला आ गया, ये फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पे ग्रामेटिकल पोर्शन आ गया है, शब्द के अंत में जुड़कर। बेटा उपसर्ग और प्रत्यय में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रत्यय का पा याद रखिएगा, उपसर्ग से ऊ से आ याद रखिएगा। उपसर्ग कहाँ होते हैं बेटा, उपसर्ग आगे जोड़े जाते हैं, प्रत्यय के पा मतलब पीछे जोड़े जाते हैं, तो पीछे जो जुड़ते हैं अंत में उन्हें प्रत्यय कहते हैं। फिर वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं। मुंह की खाना मतलब हार मानना, कमल का पर्यायवाची पंकज। फिर रिक्त स्थान बताने हैं, यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय से फिर से जुड़े प्रश्न आ गए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए, सत्य सत्य हैं। फिर सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर तैयार कर लीजिए। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं बेटा, आगे उपसर्ग जुड़ते हैं, प्रत्यय मतलब पा मतलब पीछे। अब ये सही जोड़ियाँ हैं। फिर एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, पत्थर की लकीर मुहावरे का क्या अर्थ है, मतलब अमिट। फिर है अभ्यास प्रश्न 1 अंक के, तो इसमें भी वही चीज़ है, देखें परिभाषाएं आ रही हैं, भाषा की, शब्द की, उपसर्ग की, प्रत्यय की, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, रूढ़, यौगिक, ये सारी की सारी परिभाषाएं बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विलोम शब्द, निपात शब्द क्या होते हैं, फिर मुहावरे की परिभाषा आ सकती है, मुहावरे की परिभाषा को साउदाहरण बताना है। फिर ये कुछ मुहावरे भी आपको स्पष्ट कर देना है, पूरे देखते जाइए ध्यान से। फिर लोकोक्ति की परिभाषा आ सकती है, उसको भी उदाहरण सहित समझाना है। अब बारी आई बेटा पद्य खंड की। पद्य खंड मतलब कि कविता वाला पोर्शन। तो जब कविता वाला पोर्शन है तो यहाँ पे भैया कवियों की बात होगी, जैसे कि कबीरदास जी, तो शुरुआत होती है कबीरदास जी से। तो पहला है कबीरदास जी की प्रमुख रचना कौन सी है, फिर कबीर कर्मकांड के कौन से क्या थे, विरोधी थे, अनुयायी थे, प्रेमी थे, उदासीन थे। सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें, इनके उत्तर आपको लास्ट में मिल जाएंगे बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक है ये। जो भी बच्चे एनसीईआरटी से रिलेटेड ये अध्याय चैप्टर कर रहे हैं, एनसीईआरटी के स्टूडेंट, चाहे फिर वो सीबीएसई के स्टूडेंट क्यों ना हो, सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन बैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सब लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। प्रस्तुत कविता में बच्चों से क्या छीन लिया गया था, गाड़ी, बचपन, पैसे या कपड़े, तो उनसे बचपन की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति। मुक्ता फल का आशय क्या होता है, मोती या मुक्ति, तो इसका है मोती। फिर देख लें पूरे दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें बहुत सारे। 13वां देखें मदरसा शब्द क्या है, हिंदी या अरबी, तो बेटा मदरसा शब्द जो है वो है अरबी शब्द। सत्य सत्य की बात कर लें, कबीरदास जी ने विद्वत्ता पूर्ण ढंग से विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी, सत्य है या असत्य, ये आपको देखना है, नीचे मिल जाएंगे इनके उत्तर। फिर तीसरा वाला जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लल दत्त कश्मीरी कवयित्री हैं, ये सही है या गलत है, तो तीसरे का सत्य है, वो कश्मीर के ही थे, ठीक है बच्चों। फिर निम्न सही जोड़ी है, यहाँ पे सही जोड़ी को आपको मिलाना है बहुत अच्छे से, उनके उत्तर यहाँ मिल रहे हैं, नीचे लिखे हुए हैं। फिर 6वां प्रश्न देख लें, 5वां प्रश्न देख लें, सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कबीरदास जी एक गृहस्थ संत थे, उनका व्यवसाय क्या था, शुरुआत में वो जुलाहे थे और उनने प्रमुख रचना बीजक लिखी है। उनकी काव्य शैली थी कैसी, वाक्य शैली। फिर वाक्य से कहते हैं, वाक्य एक प्रकार की काव्य शैली है। फिर रसखान की रचनाएं किसने लिखी हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिकाएं, ये हैं रसखान की रचनाएं। ये किसके आराध्य थे, कृष्ण भगवान के। फिर हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, तो भैया महाकवि तुलसीदास जी सबसे बड़े राम भक्त थे, उन्होंने बहुत सारी रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है। फिर भक्ति काल की आपको विशेषताएं बतानी। अब आई कबीरदास जी से जुड़े कुछ प्रश्न, तो प्रश्न उत्तर देख लें। 2 नंबर की कबीरदास जी की भाषा शैली, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बार कह रहा हूँ बच्चों, अभी मैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आई है क्वेश्चन बैंक, इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके वार्षिक परीक्षा फाइनल एग्जाम के पहले दे दूंगा। मगर मैं फिर से कहूँगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जो बच्चे बहुत ही अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको पूरा A to Z पढ़ना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखें 16वां प्रश्न, सवैया छंद किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं बेटा, जब कोई एक ही वर्ण बार बार आए, जैसे देखो रघुपति राघव राजा राम में रा बार बार आया, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आप इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, फिर जीवन की उमंग से बच्चे वंचित क्यों हैं। फिर अगला है 26वां प्रश्न, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे से समान क्यों है। फिर 27वां है, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, कबीरदास जी ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, भेदभाव रहित एवं सांप्रदायिकता से रहित ज्ञान को उन्होंने महत्व दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29वां, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी अर्थात भक्त वही है जो सच्चे मन से भक्ति करते हुए ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करे। मतलब सच्चे मन से जो भक्ति करता है वही सच्चा प्रेमी होता है। ठीक है। फिर भांडा फूटने से कवि का क्या आशय है। फिर कवियत्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयोग थी और कैसी है वह रस्सी। ये सारे प्रश्न उत्तर हैं, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर बारी आती है 4 नंबर के प्रश्न की, गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। फिर तीसरा है, गोपी कृष्ण की मुरली को होंठों पर क्यों नहीं रखना चाहती। फिर इसके बाद देख लें आप चौथे 5वें, इसमें पर्यायवाची है चौथे प्रश्न में। फिर 5वां है, कवि ने कोकिला के बोलने के लिए किन कारणों की संभावना बताई है। फिर किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है। फिर कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन करना है। इसके बाद देख लें अब अर्धरात्रि में कोयल की चीख वाला प्रश्न है, इसको भी जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर 11वां प्रश्न है, कोहरे से ढकी कहकर कवि ने किस तरह की परिस्थितियों की ओर संकेत किया है। फिर 12वां है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है। क्योंकि भैया ईश्वर सबसे बड़ा है, ईश्वर नहीं तो ये संसार रचा है, इसलिए वो सांसों की सांस है। फिर है प्रश्न 13वां, ज्ञान की आंधी आने पर व्यक्ति के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं। 14वां है, इतिहास किसे कहते हैं, इसका पूरा क्रम बताना है। फिर आदिकाल की विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये विशेषताएं जरूर पढ़ लीजिएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, और इनके नव कवियों के नाम, जैसे भक्तिकाल की विशेषताएं, भक्तिकाल के 4 कवियों के नाम, उनकी रचनाएं। फिर सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जितने भी मिल रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को, इनको किसी भी कंडीशन में मत छोड़िएगा। फिर राम मार्गी शाखा या राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के जो रचनाएं थी इनमें अंतर बतलाना है बच्चों। फिर ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, फिर आदिकाल की विशेषताएं। फिर 22वां प्रश्न देखें आप, वीर गाथा काल को आदिकाल क्यों कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीर गाथा काल क्या है बेटा, यह काल हिंदी साहित्य का आरंभिक काल था, इसलिए इसे आदिकाल कहा जाता। कौन सा काल था ये, आरंभिक, स्टार्टिंग पॉइंट। इस काल की 2 कवि कौन थे, कवि चंद्रबरदाई और नरपति नाल। फिर है 23वां प्रश्न, कबीरदास अथवा माखनलाल चतुर्वेदी का कवि परिचय। तो ये है कवि परिचय। वहाँ पे जैसे प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई आए थे, यहाँ पे कबीरदास और माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कौन कौन से कवि परिचय आपको करने हैं, कबीरदास और माखनलाल चतुर्वेदी। और जीवन परिचय किसके करने, लेखक में प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई। बस इसके आगे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। अभी इस साल के लिए 2021 के जो प्रश्न उत्तर हैं इनमें यही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर कबीरदास जी का पूरा जीवन परिचय दिया हुआ है, उनकी रचनाएं दी हुई हैं। कौन कौन सी रचनाएं थी बेटा, साखी, शबद और रमैनी। फिर इनके भाव पक्ष का वर्णन है, कला पक्ष का वर्णन है। फिर इनका साहित्य में स्थान बताना है। तो कबीरदास जी का साहित्य में स्थान में क्या लिख दोगे कि कवि कबीरदास जी समाज सुधारक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे, ये सारा कुछ। फिर वही बारी माखनलाल चतुर्वेदी की, इनमें भी इनकी रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष लिखना, कला पक्ष लिखना और अंत में साहित्य में स्थान भी लिख दीजिएगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने अगले पोर्शन में। ये है, इसमें पद्य आएगा, इसकी आपको पूरा भावार्थ लिखना है, प्रसंग लिखना, संदर्भ लिखना है और उसका पूरा वर्णन करना है। तो ये कुछ प्रमुख पद्यांश हैं। इस स्पीड में निकालता जा रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इनको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पोस्ट करके आप इसको जरूर पढ़ लें। जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे इन सारे पद्यांशों को आप संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या करना जरूर सीख जाएं। जितने भी हैं सारे के सारे एक के बाद एक आते जा रहे हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इनको थोड़ा स्पीड में निकाल दिया है। अगर आपको थोड़ी असुविधा हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं बच्चों। मेरा उद्देश्य था आप लोगों को पूरा का पूरा प्रश्न पत्र और हिंदी का जो पेपर मैंने यहाँ पे आपके लिए जो प्रस्तुत किया है क्वेश्चन बैंक, इसमें एक ही वीडियो है, जो एक ही वीडियो में पूरा प्रश्न पत्र मैंने यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है।
क्योंकि बाकी विषय के जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें 2-2 पार्ट बनाए थे, इसमें एक ही पार्ट में सारा कुछ आपके सामने प्रस्तुत है। बच्चों प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर बारी आई 5 काव्यबोध की। काव्यबोध मतलब कविता से रिलेटेड, यहाँ पे काव्य की परिभाषा, कितने प्रकार के काव्य होते हैं, रस, छंद, अलंकार, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल पोर्शन है, तो सबसे पहले एक वाक्य में उत्तर आ जाएंगे, फिर सत्य असत्य है, फिर रिक्त स्थान है, इनको देख लें। मोस्ट सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आ रहे हैं सबको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति है, चौपाई छंद कैसा, मतलब चौपाई किस प्रकार का छंद है, मात्रक या वार्णिक, फिर 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण या वर्ण, फिर हर्ष स्वरों पर मात्रा कौन सी लगती है, ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा। फिर निम्न कथनों के लिए सही विकल्प चुनना है, जहाँ एक ही शब्द बार बार आए तो और उनका अर्थ अलग अलग हो जाए तो कौन सा होगा बेटा, यमक, श्लेष, अनुप्रास या रूपक अलंकार। तो इसका आप उत्तर देख लीजिएगा, अलंकार से रिलेटेड है बेटा ये टॉपिक। फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, तो बेटा अलंकार कहलाते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, जिस प्रकार मनुष्य के सौंदर्य को गहने बढ़ा देते उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। फिर है चारुचंद्र की चंचल किरणें, तो च च च च बार बार आ रहा है, ये चा वर्ण मतलब कि अनुप्रास अलंकार है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जगन्नाथ के अनुसार काव्य किसे कहते हैं, तो रमणीय वाक्यम वाले रमणीय अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द है वो काव्य कहलाते। फिर प्रबंध काव्य क्या है, रस की परिभाषा देख लें आप, रस की परिभाषा, रस के प्रकार, फिर छंद की परिभाषा देख लें, अलंकार की परिभाषा, ये देखिए पूरे अलंकार मिलेंगे आपको यहाँ पे। फिर लिखा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 75 शब्दों में देना। कविता के कितने पक्ष होते हैं, ठीक है, 2 पक्ष होते हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति। फिर कविता का बाह्य और आंतरिक स्वरूप, ये लिखा है पूरा काव्य के डिजाइन। कितने प्रकार के काव्य होते हैं, 2 प्रकार के, दृश्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य 2 है, नाटक, एकांकी, और श्रव्य काव्य ये है प्रबंध, मुक्तक। फिर प्रबंध के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक के अंतर्गत पाठ है मुक्तक और गेय मुक्तक। फिर मुक्त काव्यों की बताना है, मुक्तक काव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, पाठ है मुक्तक और गेय मुक्तक। अब पाठक मुक्तक के कवि लिखे हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, महाकाव्य और खंड काव्य में 3 अंतर। तो महाकाव्य एक महान काव्य होता है ना, इसका नायक महान चरित्र वाला, उदार चरित्र वाला, वीर रस वाला होता है, और खंड काव्य के बारे में है। बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को उत्तर तैयार कर लीजिएगा। ये ग्रामर कुछ पोर्शन में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी अगले वीडियो बना करके, तब तक आप अभी इनसे काम चला लें। अभी आप अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दें, आप लोगों से तो मैं लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर जुड़ा रहूँगा। फिर आई बारी रस के बारे में, तो रस कितने प्रकार के होते, तो 10 प्रकार के होते। अभी फिलहाल में 10वां रस जो है वात्सल्य रस, उसे हटा दिया गया है, मगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आपको पूरे रस लिखने हैं, 10 रस। ओके, अब बारी है श्रृंगार रस की परिभाषा। ये परिभाषा आ जाती है श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, ये 3-4 रस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस की परिभाषा कर लीजिएगा कि सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ पे श्रृंगार रस आता है। फिर उदाहरण लिख दीजिएगा, कौन कौन से रस करने हैं आपको, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, ये 3 रस हैं जो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ देखें, श्रृंगार मिल गया, वीर मिल गया, शांत मिल गया, रौद्र रस मिल गया, हास्य रस नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा अभी। फिर बीभत्स रस, भयानक रस। एक्चुअल में यहाँ पे पूरे रसों की डेफिनेशन दे दी गई है और सारे रसों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया गया है कितने प्रकार के रस हैं। तो सारे रसों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रस, छंद, अलंकार ये हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा, इनको किसी भी कंडीशन में आप ड्रॉप ना किया कीजिए। खंड काव्य पढ़ लीजिएगा, महाकाव्य पढ़ लीजिएगा। जितना जो कुछ इस वीडियो में मैंने आपको बताया हो पूरा का पूरा बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर 17वां है जो लास्ट प्रश्न, वात्सल्य रस। तो बेटा ये वात्सल्य रस के चांसेस ना के बराबर हैं। एमपी बोर्ड में तो मुश्किल है कि वात्सल्य रस पूछा जाए। मुख्य कौन से रस है मैंने बताया आपको, श्रृंगार रस पढ़ लीजिएगा, हास्य रस पढ़ लीजिएगा और वीर रस पढ़ लीजिएगा। फिर छंद में मात्रा लगाने के नियम बताने हैं कि कौन कौन से नियम होते हैं, इनको देख लीजिएगा, कहाँ से कैसी मात्रा लगती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे जो वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप कक्षा 9वीं हिंदी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खासतौर से एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड में भी यही बुक लग रही है, तो उन लोगों के लिए भी ये पूरे का पूरा वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये जो वीडियो आपने देखा है अभी तक, इस वीडियो से आपको जो भी जानकारी मिली अच्छी होगी। दोहा देख लें, चौपाई देख
देख लें। फिर अलंकार के भेद बताने हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, फिर शब्द अलंकार की परिभाषा बतानी है, फिर शब्द अलंकार के प्रकार बताने हैं, फिर अनुप्रास अलंकार की अलंकार अगर आपको पढ़ रहे हो तो अनुप्रास अलंकार बच्चों जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, इसको पढ़ लीजिएगा। यमक पढ़ लीजिएगा, श्लेष पढ़ लीजिएगा, उपमा पढ़ लीजिएगा, रूपक पढ़ लीजिएगा, उपमा मतलब तुलना होती है। ये सारे के सारे जितने भी आ रहे हैं, आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी और भी आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।